नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। झारखंड में धान खरीद की समय सीमा बढ़ी, अब 30 अप्रैल तक होगी खरीदी। झारखंड सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के लिए धान खरीद की अंतिम तिथि 15 दिन बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 15 अप्रैल थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है। इस संबंध में राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आदेश जारी किया। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात 8 बजे राज्य के 24 जिलों में कुल 34.07 लाख क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। यह लक्ष्य 60 लाख क्विंटल का लगभग 56.77% है। अब तक धान बेचने के लिए 2,47,836 किसानों ने ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। राज्य सरकार ने किसानों को धान की खरीद के बदले अब तक कुल 524.29 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की पहली किस्त के रूप में 340.31 करोड़ रुपए और दूसरी किस्त के रूप में 170.06 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा किसानों को बोनस के रूप में 13.91 करोड़ रुपए की राशि भी दी गई है। सरकार का कहना है कि समय सीमा बढ़ने से और ज्यादा किसान लाभ उठा सकेंगे। खुंटी में अज्ञात युवती के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या, नग्न अवस्था में मिली लाश। खुंटी जिला के कर्रा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। लोधमा पंचायत के मुरहू पार टांड इलाके में एक अज्ञात युवती के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद अपराधियों ने युवती के शव को जलाने की कोशिश की, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह से झुलस गया। घटना की जानकारी मिलने पर कर्रा थाना प्रभारी और एफएसएल मौके पर पहुंचे। टीम ने मौके से सबूत इकट्ठा किए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार खेत में बने एक कुंबा में युवती का शव नग्न हालत में मिला है। शुरुआती जांच में यह सामने आया कि युवती के साथ पहले दुष्कर्म किया गया है और फिर गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई है। इसके बाद चेहरा जलाकर पहचान छिपाने की कोशिश की गई। खुंटी एसपी अमन कुमार ने घटना की पुष्टि की है और बताया कि पुलिस युवती की पहचान में जुटी हुई है। रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का पूरा खुलासा हो सकेगा। फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। लातेहार में सड़क दुर्घटना में युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने फूका हाईवा। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में रमेश उरांव नाम के युवक की मौत के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया और एक हाईवा में आग लगा दी। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और माहौल को शांत कराया। दरअसल शुक्रवार देर रात बालूमाथ पांकी मेन रोड पर पचाफेड़ी के पास लावागढ़ा गांव के रहने वाले रमेश उरांव को एक अज्ञात वाहन ने कुचल दिया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और कोयला परिवहन कार्य में लगे एक हाईवा को आग के हवाले कर दिया। आक्रोशित ग्रामीण तत्काल मुआवजे की मांग कर रहे थे। पुलिस के द्वारा काफी मशक्कत के बाद जाम को खत्म कराया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि बालूमाथ थाना क्षेत्र के कई सड़कों पर कोयला परिवहन करने वाली गाड़ियां अनियंत्रित रफ्तार से चलती हैं। इस कारण अक्सर सड़क दुर्घटना होती रहती है। झारखंड के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। बारिश और मेघ गरजने के साथ गिर सकती है आकाशीय बिजली। आज शाम राज्य के उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन और तेज हवा के साथ वज्रपात की संभावना व्यक्त की गई है। इस दौरान हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे रहने वाली है। मौसम विभाग ने देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा तथा सरायकेला खरसावां के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के पश्चिमी तथा मध्य निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। इस दायरे में रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खुंटी, रामगढ़, पलामू, गढ़वा, चतरा, लोहरदगा जैसे जिले आते हैं। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटे में राज्य में लगभग सभी स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है, जबकि कहीं कहीं पर आंधी और ओलावृष्टि भी हुई है। सबसे अधिक वर्षा 56.2 मिलीमीटर चंद्रपुरा, बोकारो में हुई। सबसे अधिक उच्च तापमान 38.8 डिग्री डाल्टनगंज का रहा, जबकि सबसे कम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस लातेहार में दर्ज किया गया है। बीते 24 घंटे के दौरान जिन इलाकों में सबसे अधिक बारिश हुई उसमें चंद्रपुरा 56.2, सिलाईचक 52, मसांजोर 42.8, महारो 37.2, राजमहल 36.2, पुनपुनकी 35.2, रामगढ़ 35, पथरगामा 34.2, जमशेदपुर 32.4, डाल्टनगंज 32.2 मिलीमीटर है।
कोडरमा में 108 एम्बुलेंस सेवा ठप, वेतन और प्रोत्साहन राशि की मांग पर कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए। कोडरमा जिले में 108 एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से ठप हो चुकी है। कर्मचारियों ने समय पर वेतन नहीं मिलने और ग्रेच्युटी व प्रोत्साहन राशि की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों का कहना है कि जब भी नई कंपनी आती है उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुरानी कंपनी 1 से 2 महीने का वेतन, प्रोत्साहन राशि, ग्रेच्युटी और पीएफ का भुगतान किए बिना चली जाती है। नई कंपनी भी वेतन में देरी करती है, जिससे कर्मचारी आर्थिक संकट में फंस जाते हैं। एम्बुलेंस चालकों ने एक और गंभीर समस्या की ओर ध्यान खींचा है। उनके अनुसार अधिकतर 108 एम्बुलेंस जर्जर स्थिति में है। वर्तमान में सेवा की देखरेख कर रही सम्मान फाउंडेशन कंपनी एक दिन में कम से कम 4 मरीजों को ले जाने का दबाव बनाती है। वाहनों की हालत इतनी खराब है कि 20-30 किलोमीटर चलने के बाद ये ओवरहीट होकर बंद हो जाती है। चालकों ने बताया कि टायर ब्लास्ट और ब्रेकडाउन का खतरा हमेशा बना रहता है। खराब एम्बुलेंस की मरम्मत नहीं की जा रही है। इससे न केवल मरीजों को परेशानी हो रही है, बल्कि संबंधित वाहनों के कर्मचारियों को भी ड्यूटी से बैठा दिया जाता है। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनियों की गलतियों का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। दुमका में सड़क हादसा, चाचा भतीजे पर गिरा आम का पेड़, एक की मौत। दुमका जिला में रामपुर हाट मुख्य मार्ग NH 114 पर चलती बाइक पर आम का पेड़ गिर गया। इस हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के केसरगढ़ गांव के समीप हुआ है। दरअसल मोहल पहाड़ी पोखरिया के रहने वाले कमलेश यादव अपने चाचा गंगाधर यादव के साथ शिकारीपाड़ा में अपनी चाय नाश्ते की दुकान खोलने जा रहा था। उनके साथ कमलेश का एक मित्र समीर गोराई भी साथ था। जैसे ही वे तीनों केसरगढ़ गांव के समीप पहुंचे, एक आम का पेड़ उन पर गिर गया। हादसे में वे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। कमलेश यादव को आनन फानन में दुमका स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। इधर चाचा गंगाधर और उसके मित्र समीर की बेहतर इलाज के लिए पश्चिम बंगाल रेफर कर दिया गया है। इस संबंध में शिकारीपाड़ा के थाना प्रभारी अमित लकड़ा ने बताया कि चलती बाइक पर आम का पेड़ गिरने से यह हादसा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। धनबाद में फल विक्रेता की हादसे में मौत, हवाई अड्डा के पास गाड़ी ने मारी टक्कर। बिहार के जमुई का रहने वाला था, इलाज के दौरान मौत। धनबाद में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 45 वर्षीय फल विक्रेता की मौत हो गई। बरवा अड्डा हवाई अड्डा के पास सुधीर यादव को एक 6 चक्का वाहन ने टक्कर मार दी है। सुधीर यादव फल बेचने के बाद देर रात अपने ठेले के साथ बरवा अड्डा फल मंडी में अपने कमरे की ओर जा रहा था। इसी दौरान हादसा हो गया। गंभीर हालत में उन्हें SNMMCH में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक जामुई के रहने वाले थे और धनबाद में फल का व्यवसाय करते थे। फल मंडी में काम करने वाले उनके रिश्तेदार मिथुन कुमार ने बताया कि सुधीर अलग अलग जगहों पर ठेला लगाकर फल बेचा करते थे। कभी रानी बांध प्रभातम में तो कभी अन्य स्थानों पर अपना ठेला लगाते थे। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन अस्पताल पहुंच गए। मृतक के परिजन मिथुन ने बताया कि काफ़ी दिनों से वह फल मंडी में रहते हुए शहर के अलग अलग जगहों पर फल बेचा करते थे, तो यहाँ अकेले रहते थे। केनरा बैंक ने FD की ब्याज दरों में बदलाव किया। अब जमा पर 7.75% तक का ब्याज मिलेगा। देखें नई इंटरेस्ट रेट्स। RBI के रेपो रेट में कटौती के बाद अब बैंकों ने भी फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD पर मिलने वाले ब्याज में कटौती करना शुरू कर दिया है। केनरा बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरों को 20 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इसके पहले कोटक महिंद्रा बैंक ने भी FD पर ब्याज दरों को घटाया है। नई ब्याज दरों के अनुसार अगर अब आप केनरा बैंक में 1 साल के लिए FD कराते हैं तो आपको सालाना 6.85% की दर से ब्याज दिया जाएगा। वहीं 2 साल की FD पर 7.15%, 3 साल की FD पर 7.20% और 5 साल की FD पर 6.70% ब्याज दिया जाएगा। वहीं बैंक में 444 दिन की FD पर 7.25% ब्याज ऑफर कर रहा है। वक्फ कानून पर बंगाल में हिंसा, 3 मौतों की खबर, 120 गिरफ्तार, 10 पुलिसकर्मी घायल। भाजपा बोली ममता राज्य को बांग्लादेश बनाना चाहती है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद सहित 4 जिलों में नए वक्फ कानून के खिलाफ शुक्रवार को हुए हिंसक प्रदर्शनों के मामले में पुलिस ने अब तक 120 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 70 लोगों को सूती से, 41 लोगों को शमशेरगंज से गिरफ्तार किया गया है। वक्फ कानून के विरोध के दौरान शुक्रवार को मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना और मालदा में स्थिति बिगड़ी थी। प्रदर्शनकारियों ने NH 12 पर सरकारी बसों और वाहनों में आग लगाई, पुलिस पर पथराव किया। सोईटी थाना क्षेत्र के साजूर क्रॉसिंग में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर क्रूड बम फेंके। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, उन पर आंसू गैस के गोले दागे। हमले में 10 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान
3 लोगों की मौत की खबर भी आई, लेकिन पुष्टि नहीं हो सकी है। प्रदर्शन के कारण नेशनल हाईवे रेल ट्रैफिक रोका गया था। साथ ही हंगामे वाले इलाकों में इंटरनेट भी बंद किया गया था। मुर्शिदाबाद के अलावा डायमंड हार्बर के अमतला चौराहे पर भी प्रदर्शन कर रही मुस्लिम भीड़ ने दिन दहाड़े एक पुलिस वाहन में तोड़फोड़ कर दी। वेस्टर्न रेलवे ने बताया कि अजीमगंज न्यू फरक्का सेक्शन में दोपहर 2:46 पर लगभग 5,000 लोगों की भीड़ ने धुलियान गंगा स्टेशन के पास ट्रैक जाम कर दिया था। पश्चिम बंगाल में हुई घटना के बाद अलर्ट मोड पर पाकुड़ पुलिस चप्पे चप्पे पर रखी जा रही नजर। पाकुड़ में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ पश्चिम बंगाल में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन एवं हिंसा को लेकर पाकुड़ जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। पश्चिम बंगाल से पाकुड़ की सीमा पर न केवल चौकसी बढ़ा दी गई है, बल्कि पुलिस पदाधिकारी एवं जवानों की तैनाती भी की गई है। शुक्रवार की देर रात तक डीसी मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार पश्चिम बंगाल से सटे पाकुड़ के सीमावर्ती इलाकों का भ्रमण किया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम और मुर्शिदाबाद से सटे पाकुड़ के सीमा क्षेत्रों में पुलिस गश्ती बढ़ा दी गई है। साथ ही आने जाने वाले लोगों पर कड़ी नजर भी रखी जा रही है। मुर्शिदाबाद एवं बीरभूम जिला से सटे पाकुड़ का बॉर्डर इलाका चांदपुर, गोपीनाथपुर, गगन पहाड़ी, मनिकापाड़ा के अलावा महेशपुर एवं पकुड़िया प्रखंड में भी पुलिस प्रशासन एवं सिविल प्रशासन के अधिकारी तैनात हैं। इन इलाकों में गश्ती के साथ लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। एटीएस की टीम में फेरबदल, अमन साहू का एनकाउंटर करने वाले इंस्पेक्टर समेत इन पुलिसकर्मियों का हुआ तबादला। झारखंड के चर्चित गैंगस्टर अमन साहू को एनकाउंटर में मार गिराने वाले इंस्पेक्टर डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह का तबादला कर दिया गया है। उन्हें झारखंड एटीएस से हटाकर रामगढ़ जिले में भेज दिया गया है। पीके सिंह के साथ झारखंड पुलिस के कई अन्य अफसरों और जवानों का भी तबादला किया गया है। इस संबंध में डीआईजी कार्मिक द्वारा आदेश जारी किया गया है। इंस्पेक्टर पीके सिंह को खासतौर पर उनकी बहादुरी और अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए जाना जाता है। अब उनका तबादला उस जिले में किया गया है जहां कभी गैंगस्टर अमन साहू का खौफ था। बताया जा रहा है कि अमन साहू की मौत के बाद भी उसके कुछ गुर्गे इस इलाके में सक्रिय हैं। जमशेदपुर के सतनाला डैम में डूबे 2 युवक, हुई मौत। नशे की हालत में नहाने गए, दोस्तों ने मना भी किया, परिजनों का अस्पताल में हंगामा। जमशेदपुर के कपाली थाना क्षेत्र के डोबो डैम में 2 युवकों की डूबने से जान चली गई है। दोनों डैम में नहाने के दौरान डूब गए। मृतकों में गुलपहाड़ी गुरुद्वारा के पास रहने वाला अमरजीत सिंह और सोनू और गोलमोरी विजयनगर निवासी आशीष कुमार सिंह शामिल है। जानकारी के अनुसार सोनू टाटा रांची के बीच अपनी कार किराए पर चलाता था, जबकि आशीष SIS सिक्योरिटी एजेंसी के तहत जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में नाइट गार्ड के पद पर तैनात था। मृतक सोनू गोलपहाड़ी गुरुद्वारा के प्रधान लखविंदर सिंह का भतीजा और आशीष भाजपा नेता बिशु सिंह का भाई था। आशीष अविवाहित था, जबकि सोनू की 2 बेटियां हैं। सोनू व आशीष 2 अन्य साथी नामदा बस्ती निवासी राहुल सिंह और टीन प्लेट निवासी प्रिंस सिंह उर्फ राजा के साथ डोबो डैम गए हुए थे। डोबो डैम में डूबे आशीष सिंह के पिता इस दुनिया में नहीं है। आशीष के 2 भाई और 2 बहन हैं। आशीष अपनी मां की देखभाल करता था। 3 साल पहले आशीष को पैरालाइज अटैक भी हुआ था। झारखंड में शराब हो सकती है सस्ती, नई उत्पाद नीति जल्द लागू होने की संभावना। झारखंड सरकार जल्द ही राज्य में नई उत्पाद नीति लागू करने जा रही है, जिसके बाद शराब पर लगने वाले वैट को काफी हद तक कम किया जाएगा। फिलहाल राज्य में शराब पर 75% वैट वसूला जाता है, लेकिन प्रस्ताव के अनुसार इसे घटाकर सिर्फ 5% किया जाएगा। इससे शराब की कीमतों में भारी गिरावट आने की संभावना है। राज्य के उत्पाद और मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि झारखंड से सटे पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में शराब पर बहुत कम टैक्स लगता है। इस कारण लोग इन राज्यों से शराब खरीद कर झारखंड में लाते हैं, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। झारखंड बोर्ड परीक्षा की कॉपियों की जांच शुरू, 60 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए। कई भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट की भी समय सारणी तय। कॉपियों के मूल्यांकन के लिए राज्य भर में 60 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए। मूल्यांकन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए जैक कार्यालय में शुक्रवार को डायरेक्टर, जिला शिक्षा पदाधिकारी और RDDE के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि उत्तर पुस्तिकाओं की स्टेप बाय स्टेप जांच की जाएगी। मूल्यांकन में आंशिक सही उत्तरों को आंशिक अंक देने की व्यवस्था भी रहेगी। मूल्यांकन के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल पर रोक रहेगी। केवल केंद्र डायरेक्टर को अनुमति होगी। हर केंद्र पर CCTV कैमरा अनिवार्य किया गया है और बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। मूल्यांकन कार्य पूर्ण होने के 4 दिन के भीतर अंक पत्रक जैक कार्यालय में भेजने का भी निर्देश दिया गया है। गैर अधिग्रहित भूमि के क्रय विक्रय के लिए DC को NOC देने के लिए 7 दिन का वक्त।
गैर अधिग्रहित भूमि के क्रय विक्रय के लिए उपायुक्त अब हर हाल में 7 दिन के अंदर अपना एनओसी देंगे। राजस्व भूमि सुधार विभाग के सचिव चंद्रशेखर ने इस आशय का निर्देश सभी उपायुक्त को दिया है। सचिव ने कहा कि भू अर्जन अधिनियम के तहत यदि किसी प्लॉट का आंशिक भू अर्जन होता है तो उस प्लॉट के शेष गैर अधिग्रहित भूमि के क्रय विक्रय के लिए रैयतों को कोई परेशानी न हो, इस पर सरकार के स्तर से विचार किया जा रहा है। यह निर्णय लिया गया कि गैर अधिग्रहित भूमि के निबंधन के लिए यदि अवर निबंधक द्वारा एनओसी की मांग की जाती है तो उपायुक्त सम्यक रूप से इसकी जांच करने के बाद अधिकतम 7 कार्य दिवस के अंदर जिला अवर निबंधक को अपना एनओसी प्रदान करेंगे। ऐसे में अब वैसे प्लॉट जिनका पूरा अधिग्रहण नहीं हुआ और कुछ शेष रह गया तो उसकी आसानी से क्रय विक्रय किया जा सकेगा। वक्फ बिल का विरोध करने वाले वतन के गद्दार। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने हाल ही में संसद से पास वक्फ बिल का विरोध करने वालों पर निशाना साधा है। साथ ही इसे तुष्टीकरण की राजनीति का दुकान चलाने का प्रयास बताया है। भाजयुमो ने इसके साथ ही विभिन्न जिलों में वक्फ बिल का विरोध करने वालों को वतन का गद्दार भी बताया। गुमला सहित अन्य जिलों में सीएम हेमंत सोरेन, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं का विभिन्न चौक चौराहों पर पोस्टर लगाना शुरू कर दिया गया है। युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष अमन यादव के मुताबिक तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले स्वार्थी नेताओं का गुमला जिला के प्रमुख चौक चौराहे पर पोस्टर लगाकर युवा मोर्चा गुमला जिले के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। गुमला के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष संदीप प्रसाद के मुताबिक सत्तारूढ़ दल झामुमो, कांग्रेस, राजद वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। खास धर्म के लोगों का वोट हासिल करने की चाह में वे सब वतन का दुश्मन बन रहे हैं। ऐसे में राज्य की जनता को जागरूक करना जरूरी है। झारखंड में हैंडपंप से पानी की जगह निकलने लगी आग, मचा हड़कंप। झारखंड में एक हैंडपंप से पानी की जगह आग निकलने का अनोखा दृश्य देखने को मिला है। मामला हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवान बागी मोहल्ला का है। लोजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद परवेज के चापाकल से पानी की जगह आग निकल रही है, जिससे लोग परेशान हैं। 2 साल पहले भी भगवान भाग्य के हनुमान मंदिर के पास लगे चापाकल से भी आग निकलती थी, लेकिन कोई अनहोनी घटना न घटे, इसी के मद्देनजर वहां के लोगों ने चापाकल को बंद कर दिया था, लेकिन पानी की समस्या बरकरार रही। अब उसके आसपास रहने वाले लोग 1 किलोमीटर दूर लौकराही नदी से पानी लाकर प्यास बुझाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि परवेज के चापाकल से मीथेन गैस निकल रहा है, इस वजह से माचिस की तिल्ली से आग लग जाती है। बड़कागांव थाना क्षेत्र के कई लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देगा तो चापाकल से निकलने वाली मीथेन गैस से अगल बगल के घर वालों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। चापाकल से पानी नहीं निकलने के कारण पेयजल की भी किल्लत हो गई है। होली पर हुई हिंसक झड़प की जांच करेगा एनएचआरसी, दोनों पक्षों से की पूछताछ। होली के दिन जिले के गोड़थम्बा में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। यहां कई दुकानों को जला दिया गया था, कई वाहनों में आग लगा दी गई थी। इस घटना को कंट्रोल करने में पुलिस को बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी थी। अब इस मामले की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम कर रही है। आयोग की टीम ने 2 दिनों से गिरिडीह में है। इस दौरान पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जहाँ जिलाधिकारी और एसपी से घटना की विस्तृत जानकारी ली गई, वहीं घटनास्थल पर पहुंचकर पक्ष को सुना गया है। गोड़थम्बा पहुंचे आयोग के सहायक रजिस्ट्रार गौतम कुमार और इंस्पेक्टर यति प्रकाश द्वारा पूरे स्थल का दौरा किया गया। जिनकी दुकानों को फूका गया था उनसे भी जानकारी ली गई, साथ ही साथ जिनके घरों पर पथराव हुआ था उनसे भी घटना का विस्तृत विवरण लिया गया। हालांकि पूरे पूछताछ के दरमियान आयोग की टीम ने मीडिया से बात नहीं की, सिर्फ इतना ही कहा कि वे जांच के लिए आए हैं। इस दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेश प्रियदर्शी, खोरी महुआ के अनुमंडल पदाधिकारी अनिमेश रंजन और खोरी महुआ के एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद भी मौजूद थे। अनुमंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम आई है, पिछले 14 मार्च को हुए 2 पक्ष के बीच झड़प की जांच कर रही है। झारखंड में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की होगी आकलन परीक्षा, यहां जाने पूरी डिटेल्स और एग्जाम डेट। झारखंड में अब कक्षा 1 से 12वीं तक के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके और क्षमता का आकलन किया जाएगा। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उठाया गया है। शिक्षकों की इस आकलन परीक्षा में शामिल होना जरूरी होगा और इसके आधार पर उन्हें आगे ट्रेनिंग दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए अगले 5 साल की योजना तैयार कर ली है। विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने बताया कि टीचर नीड असेसमेंट TNA नाम से एक पोर्टल ही बनाया गया है, जहां पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। शिक्षा परियोजना के निदेशक शशि रंजन ने कहा कि यह परीक्षा शिक्षकों की भलाई के लिए है। इससे उन्हें अपनी कमजोरियों को समझने और सुधारने में मदद मिलेगी। बाद में दी जाने वाली ट्रेनिंग से उनका शिक्षण कौशल और बेहतर होगा। चुटिया से 2 नाबालिग लड़कियां घर से लापता। पावर हाउस चौक चुटिया से 2 नाबालिग लड़कियां 9 अप्रैल के शाम 6 बजे से लापता हैं। दोनों बिना बताए घर से निकली थी।
परिजनों ने चुटिया थाने में गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया है कि उनकी 14 साल की बेटी अपनी 15 साल की दोस्त के साथ घर से निकली थी। दोनों के जाने के बाद से कोई जानकारी नहीं मिली है। उन्हें शक है कि 2 लड़के इस मामले में शामिल हो सकते हैं। प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने को 17 अप्रैल तक स्पेशल अभियान। देश भर में 7 अप्रैल से सभी गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने को विशेष अभियान चलाया जा रहा है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 17 अप्रैल तक चलाए जा रहे इस राष्ट्रव्यापी पंजीकरण अभियान के दौरान ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया जाना है। यह अभियान आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ व्यापक हेल्थ कवरेज प्रदान किए जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। प्लेटफॉर्म गिग श्रमिकों के अंतर्गत ऐसे श्रमिक आते हैं जो स्विगी, अमेजॉन, जोमैटो, ब्लिंकिट, ई-कॉम एक्सप्रेस, जेप्टो, रैपिडो, ओला, उबर, अर्बन कंपनी इत्यादि के अंतर्गत कार्यरत हैं। इन श्रमिकों को हेल्थ कवरेज का लाभ लेने को ई श्रम पोर्टल पर निबंधन कराना होगा। सभी गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक इसके लिए अपने नज़दीक के प्रज्ञा केंद्र में अपना पंजीकरण register.ishram.gov.in पर करा सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए अपने अपने जिले के श्रम अधीक्षक कार्यालय में कार्यवधि में संपर्क किया जा सकता है। पोषण पखवाड़ा रैली के माध्यम से शहर में जागरूकता अभियान शुरू। उप विकास आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रथ को किया रवाना। आज शहर में पोषण पखवाड़ा के तहत एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य आम जनता को पोषण के महत्व के प्रति जागरूक करना है। यह पखवाड़ा 22 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को संतुलित आहार, स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित जानकारी दी जाएगी। रैली की शुरुआत उपायुक्त कार्यालय से शुरू हुआ, जहां उप विकास आयुक्त एवं अनुमंडल पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया है। यह रथ पूरे शहर में घूमकर विभिन्न मोहल्लों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को पोषण से संबंधित संदेश प्रसारित करेगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने भाग लिया, जिन्होंने स्लोगन, पोस्टर और नारों के माध्यम से लोगों को सही पोषण अपनाने, बच्चों और गर्भवती महिलाओं की देखभाल, एनीमिया से बचाव तथा कुपोषण के खिलाफ आवश्यक जानकारी प्रदान की। सेविकाओं के समूह ने मार्च करते हुए सही पोषण, देश रोशन, पोषण युक्त आहार अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं जैसे नारे लगाकर वातावरण को जागरूकता से भर दिया। देर रात अवैध खनन स्थल पहुंची रागिनी सिंह, जब्त कराया 2000 बोरी कोयला। धनबाद जिले के सुदामडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत शेरापट्टी बस्ती के निवासी इन दिनों भय और दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। इलाके में लगातार हो रही अवैध खनन ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते 6 महीनों से बंद पड़ी 6 नंबर कोलियरी के हवा चानक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कोयला माफिया सक्रिय है। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो तस्करों और उनके गुर्गों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। यहाँ तक कि ग्रामीण अब रात में चैन की नींद भी नहीं सो पाते। हर वक्त घर ध्वस्त होने का डर सताता रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार स्थानीय पुलिस से गुहार लगाई, हाथ जोड़े कि विनती की कि इस अवैध खनन पर रोक लगाई जाए, लेकिन उनकी बातें अनसुनी कर दी गई हैं। परेशान होकर उन्होंने झरिया विधायक रागिनी सिंह को पूरे मामले की जानकारी दी। शुक्रवार की रात लगभग 11:15 बजे विधायक रागिनी सिंह अपने समर्थकों के साथ घटना स्थल पर पहुंची। वहां कोयला चोरी का मंजर देखकर वे दंग रह गए। उन्होंने तुरंत सुदामडीह थाना पुलिस, CISF अधिकारियों और BCCL प्रबंधन को फोन कर पूरे मामले से अवगत कराया। टाटा जू के बाघ का नाम रुद्र और बाघिन का नाम मेघना रखा गया। नागरिकों से मिले सुझाव के बाद फैसला। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क ने लौह नगरी के नागरिकों से मिले सुझाव के बाद बाघ और बाघिन के नाम को अंतिम रूप दे दिया है। नर बाघ का नाम रुद्र और मादा बाघिन का नाम मेघना रखा गया है। दरअसल टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क के द्वारा नागपुर जू से आए नए बाघ और बाघिन के जोड़ों के नाम के लिए जमशेदपुर वासियों से सुझाव मांगा गया था। शहर के नागरिकों ने इस पहल में जबरदस्त रुचि दिखाई और अपने पसंदीदा नाम SMS और WhatsApp के माध्यम से भेजे। इसमें कुल 318 लोगों ने बाघ और बाघिन के लिए 318 अलग अलग नाम सुझाए हैं। इसके बाद जूलॉजिकल पार्क प्रशासन ने एक समिति गठित की, जिसने नर और मादा बाघ के लिए सर्वोत्तम नामों का चयन किया। समिति ने नामों के चयन में उनकी लोकप्रियता, प्रासंगिकता और पशुओं के स्वभाव के अनुरूप अर्थ को प्राथमिकता दी है। अंततः समिति ने साहिल शर्मा द्वारा सुझाए गए नामों को अंतिम रूप दिया है, जो इस प्रतियोगिता के विजेता के रूप में चुने गए हैं। पलामू में NH98 पर फिर सड़क हादसा। ट्रेलर ने बाइक सवार युवक को कुचला, एक गंभीर रूप से जख्मी। 9 घंटे में दूसरी दुर्घटना। पलामू जिले में सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी है। मेदिनीनगर औरंगाबाद मार्ग NH98 पर शुक्रवार रात करीब 9 बजे डाली मोड़ पर एक और बड़ा हादसा हुआ है। एक ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार अंकुश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई है। अंकुश पाटन थाना क्षेत्र के कंडौली गांव निवासी विनय साव के पुत्र थे। बाइक पर सवार दूसरा युवक पंकज मेहता गंभीर रूप से घायल हो गया। पंकज पाटन के सिक्का
पालहे का रहने वाला है। घायल पंकज को राह से गुजर रहे एक कार सवार ने अनुमंडलीय अस्पताल छतरपुर पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए MMCH मेदिनीनगर रेफर कर दिया है। हादसे के बाद ट्रेलर चालक और खलासी वाहन छोड़कर फरार हो गए। विनय चौबे पर मुकदमा चलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील से राय लेगा ACB। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले के मामले में झारखंड के तत्कालीन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव विनय चौबे पर मुकदमा चलाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए ACB सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील S नागमुथु से कानूनी सलाह लेगी। इस घोटाले में छत्तीसगढ़ की ACB ने पहले ही केस दर्ज किया है। इसी मामले में झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग को पत्र भेजकर विनय चौबे पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी गई थी। झारखंड की ACB भी इस मामले में अलग से जांच कर रही है, इसलिए उसने भी संबंधित विभाग को पत्र लिखकर जरूरी अनुमति मांगी थी। छत्तीसगढ़ ACB ने रांची के कारोबारी विकास कुमार के बयान के आधार पर केस दर्ज किया था। 25 मार्च को राज्य सरकार से अभियोजन स्वीकृति मांगी गई थी। जांच से पता चला है कि एक ही शराब सिंडिकेट ने झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में ठेके लिए थे। झारखंड में अपनी पकड़ का इस्तेमाल करके छत्तीसगढ़ के अरुणपति त्रिपाठी को सलाहकार बनाया गया था। इसके बीच छत्तीसगढ़ की कई कंपनियों को झारखंड में ठेका मिल गया है, जिससे झारखंड सरकार को भी राजस्व में नुकसान हुआ। इस घोटाले की जांच छत्तीसगढ़ सरकार और प्रवर्तन निर्देशालय दोनों कर रहे हैं। इस सिलसिले में विनय चौबे और सहायक आयुक्त गजेंद्र सिंह का बयान भी लिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 200 फ्लाइट्स डिले, 50 का रूट बदला। धूल भरी आंधी की वजह से ऑपरेशन प्रभावित, 12 घंटे तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे पैसेंजर्स। दिल्ली में शुक्रवार देर शाम चली धूल भरी आंधी की वजह से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स ऑपरेशन में देरी हुई। यह स्थिति शनिवार सुबह करीब 7 बजे तक बनी रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार देर शाम से शनिवार सुबह तक 205 से ज्यादा फ्लाइट्स टाइम से डिले हो गई और 50 से ज्यादा फ्लाइट्स का रूट डाइवर्ट करना पड़ा। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक अधिकतर फ्लाइट्स में औसतन 1 घंटे की देरी हुई। फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित होने के चलते एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में यात्री जमा हो गए और अफरा तफरी का माहौल बन गया। यात्रियों को लंबा इंतजार और बार बार चेकिंग जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद एयर इंडिया और इंडिगो जैसी प्रमुख एयरलाइनों ने X पर यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की। दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन ने कहा, खराब मौसम के कारण कुछ उड़ानों पर असर पड़ा है। यात्रियों से अनुरोध है कि अपनी संबंधित एयरलाइनों से उड़ानों की स्थिति की जानकारी लें। हमें हुई इस असुविधा के लिए खेद है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।